हेलो सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर इनिशिएटिव में। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली की ओकेजन की वजह से कुछ दिन मैंने इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को ऑफ रखा था, लेकिन चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोबारा से, और दोबारा से हमारे न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के एनालिसिस को पकड़ते हैं। और अब आपका ये रेगुलर होने वाला है। दिवाली का एक मेजर फेस्टिवल होता है, तो ऑब्वियसली उस वजह से थोड़ा सा ऑफ आ गया था, मुझे भी कहीं पर ट्रैवल वावल करना था, लेकिन चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप सबने अपनी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अच्छे से खुश होकर आपने कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ, अकेले फैमिली के साथ अच्छे से आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर किया होगा और आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए। हैप्पी बीइंग हैप्पी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। अब चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हिंदू न्यूज़पेपर तो हम उठाते ही हैं, उसमें सारी न्यूज़ एग्जॉस्टिवली डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के साथ कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन का पोर्शन, उसका पेज एंड इकोनॉमी के पेज को पिक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे डिस्कशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। अब देखो, इसके साथ साथ अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप यहाँ पर लिंक को क्लिक कर सकते हो, तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पर रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ्स और बहुत सारी चीज़ें, डेली करंट अफेयर्स के और एक्स्ट्रा अपडेट्स, जिसमें जीएस पेपर, मेंस और इन सब चीज़ों से मैं कनेक्ट करती हूँ चीज़ों को, पीएसआईआर के ऑप्शन से भी कनेक्ट करती हूँ, वो सब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा न्यूज़ है, न्यू H1B वीज़ा फी विल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टेटस। देखिए, H1B वीज़ा यहाँ पर प्रोफेशनल्स के लिए मिलता है, और H1B वीज़ा के थ्रू यूएस स्टेम सेक्टर में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यानी कि स्टेम एंड हाईटेक के जो सेक्टर्स हैं, उसमें प्रोफेशनल्स को वीज़ा देकर, वर्क वीज़ा देकर यूएस में काम करने के लिए परमिट देता था। बट अब हुआ क्या इसकी वजह से, सिलिकॉन वैली में बहुत सारे इंडियन और चाइनीज़ लोग, स्पेसिफिकली इंडियंस लोग भर गए। आपको पता ही है, बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, हर लेवल पर आपको अच्छे अच्छे ऊपर के लेवल पर आपको इंडियंस दिखाई देते हैं। एंड दैट्स वाई, इस वजह से यूएस में, क्योंकि यूएस में देखिए सिलिकॉन वैली यहाँ पर यूएस में कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट की तरफ है ना, और बाकी जो यूएस में यहाँ पर जो यूएस के मिड वेस्ट स्टेट्स थे, ग्रेट लेक्स के आसपास वाले इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स, वहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज कम हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हो गई ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ, और काफ़ी सारी ऐसी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चली गई, है ना। तो चीप यहाँ पर जो चीज़ें थी, चीप मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह, वो ज़्यादा चीप चाइना में पड़ता था, तो इसलिए ये सारा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हो गया, तो लोगों को जॉब की दिक्कत थी, और साथ में सिलिकॉन वैली में उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। इस वजह से ट्रंप का जो एजेंडा है ना, वाइट जो सुप्रीमेसिस्ट हैं, वाइट जो आपके मेल पॉपुलेशन है, वो ट्रंप के वोटर बेस में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनका यहाँ पर जो ओवरऑल एजेंडा चलता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें एक ये भी फैक्टर है कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे और इमिग्रेशन को नहीं आने देंगे, है ना। मतलब हमारे यहाँ पर जितना इमिग्रेशन होता है, बाहर से जो लोग जॉब मांगने आते हैं, इनको नहीं अलाउ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अमेरिका की, अमेरिकन्स के लिए ही रहें। इसलिए H1B वीज़ा में एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था, ट्रंप 1.0, उसमें भी प्रॉब्लम्स थी 2016-17 से लेकर 20-21 तक, तब भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे H1B वीज़ा में। ये लोग प्रोसेस को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे थे, लॉटरी सिस्टम को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे थे। इसके साथ साथ ये जो ट्रंप 2.0 है, यहाँ पर भी इन्होंने कम दिक्कत नहीं करी है। इन्होंने H1B वीज़ा की जो फीस है वो $100,000 कर दी है। अब आप देखो, $1 की अगर आज आप 90 रुपीज़ की कीमत मांगो, मतलब मानो, मतलब ओवरऑल, मतलब अपर साइड पे बता रहे हो, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो $100,000 की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। तो क्या कंपनीज इतनी फ़ीस पे कर पाएंगी अपने प्रोफेशनल्स को, एक एक प्रोफेशनल को लाने के लिए? जवाब है ना। और ये इसलिए यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा था कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब इसमें क्लैरिफिकेशन आया है कि चेंज ऑफ स्टेटस के लिए H1B वीज़ा फ़ी अप्लाई नहीं होगी। फ़ी एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स जो जिनको मतलब यहाँ पर ये वीज़ा मिल चुका है, उनके लिए अप्लाई नहीं होगी, है ना। चेंज ऑफ स्टेटस या फिर एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए, अगर मुझे पहले से H1B वीज़ा मिल गया, मान लो 4 साल पहले, अभी मुझे और एक्सटेंड करवाना है, तब मुझे इस फीस को देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अदरवाइज़ जिसको यहाँ पर फ्रेश इस टाइप का H1B वीज़ा चाहिए, उसको डेफिनेटली ऐसे वीज़ा के लिए फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारा टॉपिक है, इंडिया यूएस रिलेशंस में कैसे ओवरऑल इंडियन डायस्पोरा एंड इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हमारे इंडिया यूएस रिलेशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में आप इसको मेंशन कर सकते हो एज अ पॉइंटर। जीएस पेपर 2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस में मेंस में आपको काम आ जाएगा, इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में अगर कुछ आता है तो। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल जीएस पेपर 1 में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है
कि क्या ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर, क्योंकि अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा, दुनिया जुड़ नहीं रही, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है रादर, है ना। तो ये डी ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल माने जाने वाले कंट्री भी अपने H1B वीज़ा में किस तरीके से चेंजेस लाके और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। इसके साथ साथ न्यू FDI इनफ्लो फेल बाय 159% इन अगस्त। देखिए वैसे तो यहाँ पर मंथ बाय मंथ डेटा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, बाहर से इंडिया में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो दो तरीके से होता है, आपको पता है। ये बेसिकली जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन उससे रिलेटेड टॉपिक है। और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, दो तरीके से। एक 10% से कम मैनेजमेंट कंट्रोल में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक 10% से ज़्यादा मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए किसी भी कंपनी में भारत में अगर इन्वेस्ट किया जाता है, तो क्योंकि 10% ज़्यादा मैनेजमेंट कंट्रोल होगा तो डिसीजंस लेने की पावर आपके पास आ जाएंगे, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब FDI को हम देख रहे हैं 2024-25 के इस कैलेंडर ईयर में, और अभी पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर FDI लगातार हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। इनफैक्ट अगस्त में भी आप देखो इस साल कि ये 159% से ज़्यादा फेल हुआ है। तो इससे सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, जब इकोनॉमिक सर्वे बजट आया था ना इस साल, तब भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या कर रहे हो, FDI कम हो रहा है इंडिया में, तो क्या इंडिया एज अ क्लाइमेट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरह सूटेबल नहीं है, तभी तो लोग पैसा ले लेके बाहर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके जस्टिफिकेशंस आए थे अलॉन्ग विद द डेटा कि हाँ FDI तो कम हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअल में काफ़ी साल पहले से बहुत से लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो वो जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये दिखाई दिया कि यूएस अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको दोबारा बढ़ा रहा है। पोस्ट कोविड क्या हुआ, यूएस और यूके जैसी इकोनॉमीज़ में कि स्टिमुलस मिला, है ना, कोविड के टाइम पर, जरा सा जस्ट कोविड के जस्ट बाद, मतलब तो लेकिन अब वो जो स्टिमुलस पैकेजेस मिले, इजी मनी पॉलिसी थी, अब उस इजी मनी पॉलिसी को धीरे धीरे विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ किया गया है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस की वजह से और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, आप देख ही रहे हो, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो हमारे यहाँ पर जो FDI इन्वेस्टर है वो सोचता है कि मैं यहाँ से इंडिया से पैसा खींच के और यूएस में दोबारा इन्वेस्ट कर दूँ। साथ साथ जितना पहले इंडिया में प्रॉफिट कमाया है उसको भी तो उसको रिपैट्रिएट करना है, तो रिपैट्रिएशन के पर्पसेस के हिसाब से भी FDI बहुत लोगों ने खींचा है। इसीलिए FDI नया आया तो है, लेकिन क्योंकि FDI खींचा भी बहुत गया, जो पैसा पुराना लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा खींचा भी गया, इस वजह से FDI में ओवरऑल एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम थी, और 2024-25 में जब तक हमारा बजट नहीं आया था, जब तक ये देखो बजट में हमने इस बार बहुत ज़्यादा जैसे इनकम टैक्स में छूट वगैरह दी, इसके साथ साथ GST इस बार हमने पूरा रैशनलाइज किया, GST रेट्स कम किए, वो सब इसलिए किए ताकि डिमांड बढ़े। तो क्योंकि डिमांड में भी स्पेशली अर्बन एरियाज़ में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हमें डिमांड कम देखने को मिली थी पैकेज्ड गुड्स में, एंड दैट्स वाई उस डिमांड का भी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा था। इसलिए वजह से भी आप बोल सकते हो कि FDI में हमारे यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला। अगेन अभी भी यही देखने को मिला है कि देखो FDI में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। RBI का यह मंथ वाइज डेटा है, एनालिसिस है, बट क्या इससे कोई प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म में? तो नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो देखो सिचुएशन रोजियर ही है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ने भी बाहर इन्वेस्ट किया एट द सेम टाइम। देखो एक तो हमारी कंपनीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक ये है कि इंडिया भी बाहर FDI देता है, तो उस वजह से भी आपको ओवरऑल नेट जो इंडिया में आने वाला FDI है वो आपको कम दिखेगा। जैसे बहुत सारी 65% जो यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की कंपनीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं इंडियन FDI है, इंडियन ओनरशिप का कंट्रोल है। बड़ी बड़ी यूके की कंपनीज जो हैं वो हमारे प्लेयर्स ने, टाटा, इन्फोसिस, इन लोगों ने खरीद ली। इन्फोसिस का भी ग्लोबल प्रेजेंस है कहीं ना कहीं यूके वगैरह में, तो आप देख पा रहे होगे कि इस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं कम FDI, नेट FDI इंडिया में देखने को मिल रहा है, बट दैट्स नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न इनके हिसाब से। हालांकि कोर सेक्टर का कम होना, देखिए ये इकोनॉमी पेज में भी आया है, कोर सेक्टर यहाँ पर 3 मंथ लो पर है, 3% के आसपास अभी इस हिसाब से। इसका भी पूरा डेटा और इंडिकेटर्स देखेंगे, दैट्स अ कॉज ऑफ वरी। और अगर इसकी वजह से FDI में ऐसे ही डिक्लाइन बना रहा, कंटिन्यूड रहा, सस्टेन रहा, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कॉज ऑफ वरी ज़रूर रहेगा। चलिए इतना हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक पर, आगे चलते हैं। इंडिया का काबुल में मिशन है, अब वो एम्बेसी की तरह अपग्रेड हो जाएगा। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में कैसे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, GS पेपर 2 PSIR में पेपर 2 सेक्शन B के हिसाब से, दोनों ही टॉपिक्स के हिसाब से, GS पेपर 2 में जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। GS पेपर 2 में एक और टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड,
जो डेवलपमेंट्स नेबरहुड में होते रहते हैं वो भी हमें जीएस में भी कैप्चर करवाए जाते हैं। तो इस हिसाब से भी आप हमारी कैसे नेबरहुड पॉलिसी चेंज हो रही है, अफगानिस्तान से पहले हम इंगेज नहीं करते थे, नो टॉक्स विद टेरर पॉलिसी रखते थे, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, उस हिसाब से मेंस में आपके लिए एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ साथ दिवाली फायरवर्क्स सेंड दिल्ली एयर क्वालिटी इंचिंग टू अ 5-year लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड यहाँ पर टॉपिक, क्योंकि अभी दिवाली ये जो फायर क्रैकर्स हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। देखिए होता क्या है, ट्रेडिशनल जो फायर क्रैकर्स होते हैं इनमें बहुत सारे नाइट्रेट्स जैसे बेरियम नाइट्रेट और ये सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जैसे सल्फ़र ऑक्साइड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह। इस वजह से जैसे ही ये जैसे यहाँ पर इनके साथ साथ थोड़ा सा वो बारूद वगैरह होता है ऑब्वियसली, तो आपको पता होगा कि ऐसे ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स में इस टाइप के सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। तो जैसे ये जलते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स का पोल्यूशन हो जाता है, PM2.5 PM10 पर्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 10 यानी कि 10 माइक्रोमीटर से कम के साइज़ का, PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर से कम के साइज़ का जो हमारे पास पार्टिकल होता है। तो उस हिसाब से अब हम करें तो क्या करें, तो अब ग्रीन फायर क्रैकर्स नाम की चीज़ निकाली गई थी कुछ साल पहले, है ना, CSIR और नीरी इंस्टीट्यूट, CSIR नीरी ने यहाँ पर इस चीज़ को निकाला था। और इसमें 2 तरीके के फायर क्रैकर, एक तो सफल और एक स्टार्स यहाँ पर निकाले थे, एक सेफ वाटर रिलीजर स्वास भी निकाला था। तो ये कुछ नाम है, आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर अलग तरीके के केमिकल्स यूज़ होते हैं। ये ट्रेडिशनली ये जो नाइट्रेट वाइट्रेट है इनको रिप्लेस कर दिया जाता है सेफ़र एलिमेंट्स के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस साल क्या किया है कि ऐसे ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया है। इस वजह से लोगों ने क्रैकर्स जलाए, क्रैकर्स बिके भी, और उस वजह से हो सकता है कि हमें एयर पोल्यूशन की क्वालिटी में एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब ये आप देखोगे कि ये किसका डेटा है, CPCB ने इसको मॉनिटर किया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को, और उस हिसाब से हमें ये 300 के ऊपर मिला, यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी के लेवल पर मिला, यानी 5 साल में लगभग लोएस्ट हमें देखने को मिला है डेटा। तो क्या इससे देखिए, इससे यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। GS पेपर 3 इसमें पोल्यूशन नाम का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, एयर पोल्यूशन, उससे पूरा रिलेटेड है ना। और GS पेपर 2 में गवर्नेंस से रिलेटेड, GS पेपर 1 में अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ऑब्वियसली इस वजह से, तो यहाँ पर रिलेटेड, बट प्राइमरली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो सवाल यहाँ पर 2-3 उठते हैं कि क्या ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ करना चाहिए है ना, या फिर हम मध्यम मार्ग मॉडरेट रास्ता ना अपना के एक्सट्रीम रास्ता अपनाएं कि क्रैकर्स को अलाउ ही मत करो, कंसिडरिंग जिस एक्सटेंट तक हमारी एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स अचानक से बिगड़ जाते हैं उस एक्सटेंट तक। इसके साथ साथ यहाँ पर सवाल और भी उठते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। देखिए आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। देखिए ये 2 तरीके के इंडिकेटर्स हैं। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमें जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड्स, नाइट्रस डाइऑक्साइड्स, ओजोन लेवल, पर्टिकुलेट मैटर, है ना, इसके साथ साथ लेड वगैरह, इसके साथ साथ यहाँ पर अमोनिया वगैरह, अमोनिया के साथ साथ बेंजीन, बेंजोपायरीन और निकल, इन सब ये आपको पूरा याद रखना है, रट लो इसको कहीं ना कहीं, मैंने भी इसको रटा हुआ है, आप भी रट लो। इतने सारे इंडिकेटर्स हमें नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर दिखाई देते हैं, है ना। वहीं जब मैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करती हूँ तो मुझे इतने सारे सब्सटेंसेस नहीं दिखते। वहाँ पे मुझे क्या क्या दिखेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड्स, ऑक्सीजन मतलब सॉरी O3, ओजोन वगैरह, पर्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 वगैरह, है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी दिखता है तो यहाँ भी दिखेगा, और लेड वगैरह, है ना। तो यहाँ पर कम इंडिकेटर्स हैं एम्बियंट को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नाकी में 8 वगैरह 8 इंडिकेटर्स लगभग। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें हम मेजर करते हैं, लगभग 12 चीज़ें मेजर कर रहे हैं। अब इन दोनों को मेजर कौन करता है, तो देखिए जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसको CPCB मेजर करता है, और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी CPCB मेजर करता है। बट ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये लेट आया था, 2016-17 के आसपास आया था, स्वच्छ भारत मिशन का ही पार्ट था जिसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, राइट। तो ये थोड़ा सा लेट आया, लेकिन हाँ यहाँ पे हम ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें मेजर करने की कोशिश करते हैं, और इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से हम लोग पूरे इंडिया का AQI यहाँ पर मेजर करते हैं। थोड़ा बहुत इसके साथ साथ डिटेल्स आपको ये भी पता होना चाहिए AQI में कि 0 से 50 होगा तो क्या होगा, AQI 50 से 100 होगा तो क्या होगा, 100 से 200 होगा तो क्या होगा, 300 तक होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये सब भी
गुड, पुअर, सिवियर, वेरी पुअर, ऐसे यहाँ पर कैटेगरीज हैं, तो थोड़ा सा उसका आइडिया भी होना चाहिए। बट चलिए इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते हैं। और दोबारा आएगा ये एयर क्वालिटी, वैसे भी अभी विंटर्स का टाइम है, तो दिल्ली में वो टोपोग्राफी ऐसी है उसकी कि बार बार आएगा। एक थोड़ा सा मॉडरेटिंग इफेक्ट भी पुअर होता है क्योंकि दिल्ली सी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये अगेन एंड अगेन आएगा। बट हाँ, बाकी प्लेसेस पे हमने इतना पोल्यूशन इस बार नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि एक तो थोड़ा सा मानसून का इफेक्ट हमें देखने को मिला है और विंड वगैरह का भी इफेक्ट हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ देखिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं, इंडिया इज़ अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी इन अ वर्ल्ड गोइंग थ्रू क्राइसिस। स्टेबिलिटी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर करके हमने पाकिस्तान को पहलगाम के इनके टेररिस्ट अटैक के बाद धूल तो चटाई सही, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रिक्शंस हुए ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद, वहाँ हमने देखा कि उन फ्रिक्शंस को भी इंडिया ने अच्छे से हैंडल किया और पाकिस्तान ने इसको रेजिस्ट किया। इसके साथ साथ इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी है क्योंकि माओइज़म को हम कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएंगे अब धीरे धीरे। माओइस्ट इंसर्जेंसी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिला है क्योंकि जस्ट कुछ टाइम पहले आपको पता होगा, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी, हमने डिस्कस की थी कि माओइज़म कंट्रोल में आ गया इंडिया में। इसके साथ साथ GST 2.0, लगभग GST में, पुराने वाले GST में सुधार करके हम GST 2.0 ही ऑलमोस्ट ला चुके हैं, जिससे जनता को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेम ऐसे ही टैक्स कंसेशंस देखो चाइना भी दे रहा है आज के टाइम में, उसके बारे में भी न्यूज़ है कि कैसे वाइट गुड्स में चाइना ने कंसेशंस दिए बट वो उल्टे चाइना पर ही भारी पड़ रहे हैं। बट हमने तो यहाँ पर GST में छोटी छोटी चीज़ों पर ओवरऑल अच्छे सब्सिडीज़ वगैरह देने की, सब्सिडाइज़ करने की कोशिश की उसको इफेक्टिवली GST को कम करके। तो उसमें मैं चाइना वाले आर्टिकल बताऊँगी कैसे यहाँ पर कैसे क्या मतलब हमारा स्टेप ज़्यादा बेहतर है कैसे और वगैरह वगैरह। बट हाँ, ये थोड़ा सा हमने देख लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेंशन है जो कि इंडिया में यूनिटी एंड डिवर्सिटी प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो इसको आप मेंस के हिसाब से, कभी ऐसे के हिसाब से कहीं आपको लिखना हो तो आप इसके बारे में थोड़ा और देख सकते हो। बाकी मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेट्स जापान। हाँ, ऑब्वियसली जापान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वुमेन LDP जो उनकी रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाली वुमेन सने तकाइची फाइनली PM बनी है और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड ये बताया कि इट इज़ वाइटल टू इंडो पैसिफिक पीस। अब आगे अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे तो जापान में जब शिंजो एबे का टेन्योर था तब इंडिया के जापान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे क्योंकि शिंजो एबे इंडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हमारे बुद्धिज़्म से भी जापान के अच्छे लिंकेजेस हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और बाकी वो इंडिया में आए भी थे 2007-8 में भी, जब वो इंडिया में आए थे पार्लियामेंट को एड्रेस किया था तभी उन्होंने क्वाड का आइडिया दिया था वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ FATF में डिस्कस स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान एंटिटीज़ इन फोकस। ये बेसिकली यहाँ पर GS पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि FATF नाम की बॉडी, इसको G7 कंट्रीज़ ने बनाया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1989 में बनाया। आज के टाइम में इसकी 39 लगभग कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है, इंडिया भी पार्ट है इसका। और FATF बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत गहरा कनेक्शन है। टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग होती है काफ़ी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की हेल्प से होती है, तो FATF टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है। और क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है यानी कि टेररिज्म की फाइनेंसिंग करता है, तो इसलिए FATF बार बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट यानी कि वो लिस्ट, वो जुरिस्डिक्शंस FATF के हिसाब से जिनको इंक्रीजिंगली मॉनिटर करने की ज़रूरत है और जिनके काम को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहीं ये जुरिस्डिक्शंस टेररिज्म को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, और टेररिज्म को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा ऐसे स्टेप्स बताए जाएं जिससे कि ये वो स्टेप्स लेकर टेररिज्म को सपोर्ट करना, फाइनेंस करना बंद कर दे, है ना। तो बार बार पाकिस्तान FATF की इस ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और इंडिया का भी काफ़ी दबाव है, प्रेशर है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखो, बिकॉज पाकिस्तान ने इफेक्टिवली जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा ऐसे जो मिलिटेंट्स हैं इनके खिलाफ ज़्यादा कुछ यहाँ काम नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी ये दिखाई दिया था कि कैसे अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी टेरर की सेंचुरीज कंटिन्यूड हैं जिन पर इंडिया ने अटैक किया था, राइट। तो ये आपका पूरा IR और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक। थोड़ा सा ये ऐसे ही फ़नी आर्टिकल है, जस्ट ऐसे सुन लो, मतलब एग्जाम में शायद ही, मतलब जस्ट ऐसे ही 2 मिनट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर दिखाई ये दिया, चिंपैंजीज के ऊपर स्टडी की गई। चिंपैंजीज आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ वो होते हैं जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ओरांगुतान्स, इस टाइप के मंकीज़ जो कि ईस्ट में मिलते हैं। ईस्ट ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। चाइना, इंडिया, बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन है इस ईस्टर्न वर्ल्ड में, कोरिया, है ना। तो यहाँ पर ये जो चिंपैंजीज हैं इनमें देखा गया कि ये लोग ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिनमें इथेनॉल बनता है। अब इथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ एल्कोहल, और डेली ये उतने ग्राम का फ्रूट यानी 14 ग्राम का मतलब इथेनॉल आराम से ले लेते हैं फ्रूट्स की हेल्प से, जितना कि 2 वाइन के ग्लास पीने से मिलेगा किसी व्यक्ति को। यानी कि अल्कोहल का जो एडिक्शन है इंसान में, है ना, वो शायद बहुत पुराना है, ऐसा कहा जा रहा है। इससे हेल्प मिलती है। देखो एक तो क्या होता है, ऐसी अल्कोहलिक चीज़ें इंसान के माइंड को रिलीफ देती हैं, तो इससे एक तो रिलैक्सेशन होता है। आपको पता होगा बहुत लोग स्ट्रेस भगाने के लिए अपना पीते रहते हैं कुछ भी। एंड इसके साथ साथ
यहाँ हाई कैलोरी, क्योंकि इन चीज़ों में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इससे हाई कैलोरी न्यूट्रिएंट डेंस फूड इन चिंपैंजीज को मिल पाता है। तो ऐसे ही ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। इसको अब कहीं आपको यूज़ करना हो एटीट्यूड में कि कैसे हमारे जीन्स भी एटीट्यूड को इम्पैक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, लिख सकते हो आप, मतलब ऐसे, या फिर जस्ट ऐसे इग्नोर। इंडियाज ट्रेवल्स इन नेगोशिएटिंग अ फ्रेंडलेस वर्ल्ड, ये M.K. नारायणन का आर्टिकल है। अगेन अच्छे आर्टिकल्स आते हैं टाइम टाइम पर। अब यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अभी आज के टाइम पे एक फ्रेंडलेस वर्ल्ड के बीच में फंसा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की बात इतनी सुनी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा और नेगोशिएटिंग प्लेयर्स आ चुके हैं जो कि मीडिएशन कर रहे हैं, और मीडिएशन को टूल करके अपनी जगह को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड ऑर्डर में कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इंडिया वहाँ पर मात खा रहा है। देखिए, यूएस तो अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ कर ही रहा है। यूएस एक टाइम पर 1990s के बाद से, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से ग्लोबल हेजमन था। पूरे वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री तक कहा जा रहा था कि अब बस यूएस ही है जो रूल करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज के टाइम पर यूएस की डोमिनेंस तो डिक्लाइन हो रही है, साथ साथ में वर्ल्ड में जो बाकी जगह पर क्राइसिस आ रहे हैं वहाँ कुछ नए प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे गाज़ा में डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के लिए 20 पीस प्लान अनाउंस किया, तो हमें देखने को तो मिलेगा कि नहीं नहीं ट्रंप रूल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ट्रंप यहाँ पर पीस प्लान, ऐसा नहीं, वो तो नोबेल प्राइज़ के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। लेकिन इसकी मेजर डिस्कशंस यहाँ पर इजिप्ट के शर्म एल शेख में हुई हैं। और यहाँ किस किस ने रोल प्ले किया? कतर ने, टर्की ने, इजिप्ट ने, अलॉन्ग विथ यूएसए। और और इनमें से हर एक कंट्री का अपना खुद का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ देखो हमारे नेबरहुड में, देखिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। जैसे टर्की है, टर्की वॉन्ट्स टू बी द रूलर ऑफ दिस मुस्लिम वर्ल्ड अगेन, क्योंकि जब मिडीवल टाइम पे 14th-15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे रूल करता था, बट देन इट बिकेम डिक्लाइनिंग। तो टर्की को एर्दोगान दोबारा उस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं, और इसलिए टर्की कॉन्स्टेंटली मिडिल ईस्ट के मैटर्स में इंटरफेयर भी करता है। जैसे सीरिया में क्राइसिस की वजह से जो सीरिया में जो कुर्दिश पीपल थे, उनका जो डिमांड करना था कि हमें अपना खुद का स्टेट मिले, उसकी वजह से टर्की खतरे में आता। तो सीरिया में टर्की ने कुर्दिश पर अटैक भी किया, यानी इंटरफेयर भी किया मिडिल ईस्ट के अफेयर्स में। लेकिन इसके साथ साथ टर्की मिडिल ईस्ट के अफेयर्स में पीस के लिए इंगेजमेंट करने की कोशिश करता है। पहले क्या होता था, जो बातचीत करवाएगा, जैसे फ़लस्तीन के मैटर में मेजर इज़राइल और फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली वेस्ट बैंक में रूल करती, इनके बीच में नेगोशिएशंस 1990s में ख़त्म हुए ओस्लो एकॉर्ड्स के थ्रू, है ना, और ओस्लो एकॉर्ड्स के थ्रू समझौते हुए थे। तो इसको किसने करवाया था? यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा था। तो पहले इस तरीके के प्लेयर्स मेजर रोल प्ले करते थे इंगेजमेंट में, बातचीत में, डिस्कशन में, झगड़ों को निपटाने के लिए, जो कि खुद यहाँ पर झगड़े का पार्ट नहीं होते थे, है ना। यूएन खुद वायलेंस नहीं करता था, यूएन खुद ऐसे फ्रिक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता था। यूएन बस पीस मेंटेन करके रखने की कोशिश करता था पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू, ज़्यादा कभी कभी। बट अब ऐसे नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि एंगेज भी हो रहे हैं झगड़ों में, और साथ साथ में टॉक्स पर भी फोकस कर रहे हैं, बातचीत का भी हिस्सा बन रहे हैं। इंडिया के नेबरहुड में साथ में देख लो क्या हुआ है। इंडिया के नेबरहुड में आप देखो, बांग्लादेश में पिछले साल प्रोटेस्ट हुए 2024 में, और ये किसने किए? जेनजीज ने किए, शेख हसीना के खिलाफ, और मोहम्मद यूनुस की सरकार बनवा दी फिर। और ऐसा कहा जाता है कि ये मोहम्मद यूनुस की सरकार, इसने देखा इंडिया इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये मोहम्मद यूनुस की सरकार अपने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के टाइम पर इंडिया विजिट करने के बजाय चाइना जाते हैं, है ना, और चाइना से नज़दीकियाँ बनाते हैं। नेपाल में इस साल जेनजीज का प्रोटेस्ट आया, और इंडिया के जो काफ़ी खिलाफ थे यहाँ पर, केपी ओली प्राइम मिनिस्टर, उनको हटाया, नई प्राइम मिनिस्टर आ गए अभी। बट ऐसे ही प्रोटेस्ट टाइम टाइम पर, ऐसे ही अपहेवल्स अफ़गानिस्तान और मलेशिया, मतलब सॉरी यहाँ पर मालदीव्स, श्रीलंका, इन सब में देखने को मिला। जैसे श्रीलंका में भी जेनजीज ने अर्गलाया और वो सब मूवमेंट किया था, विच वॉज़ वेरी इफेक्टिव इन टॉपलिंग द गवर्नमेंट ऑफ गोटाबाया राजपक्षा। बट ओवरऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया की मर्ज़ी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हमारे नेबरहुड में भी हो रही हैं। जैसे अभी अफ़गानिस्तान के वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया में आए, इतनी सारी वो बनी कि इंडिया और अफ़गानिस्तान साथ साथ में, पाकिस्तान अब नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पीस इंश्योर करने की कोशिश की गई, और दोहा में, कतर में इनके साथ यहाँ पर इन दोनों की डील करवाई गई। और टर्की भी इस सब में शामिल था, बिकॉज टर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बिकॉज टर्की वांट्स टू बी द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलेशन वैसी है, तो इस हिसाब से टर्की को भी यहाँ पर हेल्प मिलती है। ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर कतर का भी रोल है। देखिए कतर क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। कतर
मुस्लिम ब्रदरहुड, यहाँ तालिबान और हमास ऐसे टेररिस्ट को हमेशा से सपोर्ट करता था। इसलिए जब भी टेररिस्ट से बातचीत करनी होती है तो वो कतर से करनी पड़ती है। बट कतर ने अपनी छोटी पावर होने के बावजूद, यानी कि कतर इज़ सॉर्ट ऑफ अ मिनी स्टेट, लेकिन इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, मेगा पावर है ना, मिनी स्टेट मेगा पावर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कतर ने वर्ल्ड के स्टेज पर, और अपनी इम्पोर्टेंस को बार बार जताया है। फ़लस्तीनियन से बात करनी है, दोहा जाओ कतर जाओ। तालिबान से बात करनी है, दोहा जाओ कतर जाओ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बात करवानी है, कतर जाओ। और इन सब प्लेयर्स को कहीं ना कहीं चाइना भी सपोर्ट करता दिख रहा है, क्योंकि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनकी चाइना के साथ भी अच्छी बातचीत होती है एंड पाकिस्तान के साथ भी अच्छे इक्वेशंस हैं। पाकिस्तान और चाइना के इक्वेशंस आपको पता ही है, ये लोग बताते हैं इनकी पार्टनरशिप हायर देन माउंटेन्स है, डीपर देन सी है, स्वीटर देन हनी है, वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इन सब में इंडिया का रोल कहाँ गया। इंडिया तो अकेला पड़ गया, और ऐसे केस में इंडिया को अपना मीडिएशन इंश्योर करने की ज़रूरत है। इंडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ, क्योंकि इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया को इसके साथ साथ वर्ल्ड के स्टेज पर कन्फ्लिक्ट्स में मीडिएशन इंश्योर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर साइलेंट रहने के बजाय सारे ही स्टेक होल्डर से एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब सारे स्टेक होल्डर से आप एक्टिव इंगेजमेंट करोगे तभी आप किसी झगड़े को सुलझा पाओगे। देखो, वैसे तो इंडिया कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है 1948 से ही। 1948 में पहली बार ये 1 जनवरी 1948 को यहाँ पर यूएनएससी के रेजोल्यूशन से एक डिसीजन आया था कश्मीर पर, जब 1947 में कश्मीर का मुद्दा गया था यूएनएससी में। तो तब से ही हमने देखा है कि जब भी एक्सटर्नल प्लेयर्स ने इंटरफेयर किया है कश्मीर में, तो यहाँ नुकसान ही हुआ है और झगड़ा निपटा नहीं है। वहीं कश्मीर पर जब पाकिस्तान और इंडिया ने डायरेक्टली बात की है, जैसे शिमला समझौते में, तब कुछ समय तक शांति ज़रूर बनी रही है, राइट। तो इसलिए इंडिया हमेशा यही बोलता है कि हम थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे कश्मीर में, और इसीलिए इंडिया ऐसे हर अटेम्प्ट को नेगेट करता है। लेकिन स्टिल इंडिया को इंटरनेशनली कन्फ्लिक्ट्स में बातचीत करने की, नेगोशिएशंस में इंगेज करने के लिए एक्टिवली सारे प्लेयर्स के साथ इंगेज करना चाहिए। ये मैंने बताया, ये आपका आर्टिकल है, एम के नारायण ये बोल रहे हैं। अब इसके ऑपोजिट भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम कश्मीर में अलाउ नहीं करते तो हम खुद कैसे एक्सटर्नल उसमें अलाउ हो जाएंगे, मतलब वो कॉन्ट्रडिक्टरी अपने आप में पैराडॉक्स है, बट वो बात ठीक है। ये एक नेगेशन वाला पॉइंट हमने देख लिया। बाकी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है, तो देखिए एयर पोल्यूशन में दिल्ली का जो रियल टाइम एयर पोल्यूशन का नेटवर्क है, लखनऊ का नेशनल एम्बिएंट मॉनिटरिंग नेटवर्क, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ में हमने रियल टाइम पोल्यूशन के नेटवर्क बना रखे हैं। बहुत सारे सिटीज़ के चौराहे में जाना, आज के टाइम पर PM 2.5 PM 10 के लेवल्स आपको साफ साफ दिखाई देंगे कि ये लेवल है भाई साहब, आज ये लेवल है, इस टाइप से। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंसर्स कहीं भी लगा रखे हैं, पेड़ के ऊपर लगा रखे हैं, टावर के ऊपर लगा रखे हैं, इधर उधर। ये आर्टिकल पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि ऐसे इधर उधर सेंसर लगा रखे हैं ना कि ज़बरदस्ती कोई मतलब ही नहीं है। सेम दिल्ली में भी यही चीज़ हो रही है, लखनऊ में भी सेम यही चीज़ हो रही है। 2017 से बेसिकली ये लगाना शुरू हुए और तब से हमें यही दिखाई दे रहा है ओवरऑल। एंड इस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा ना। देखिए इंडिया क्या करता है एक्चुअली, नॉइस एयर पोल्यूशन के लिए पुराने रूल्स पर रिलाई करता है। जैसे नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल। अभी पुराने रूल्स हैं जिनका आज के हिसाब से आउटडेटेड है, WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी आउटडेटेड है, और इस वजह से गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम आती है काफ़ी सारी। इनफैक्ट दिल्ली का जो मिसलीडिंग AQI है, इसकी वजह से दिल्ली में जुडिशियल इंटरवेंशन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जुडिशरी ने साफ साफ बोल दिया कि देखो एयर पोल्यूशन से फ्री इन्वायरमेंट को एंजॉय करना राइट टू लाइफ का पार्ट है। बट करेंगे कैसे जब यहाँ पर मॉनिटरिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही, कहीं पर भी पेड़ पर टावर पर आपने सेंसर लगा रखे हैं जो कि काम नहीं कर रहे, क्योंकि CPCB ने प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं दे रखी है कि सेंसर की लोकेशन कहाँ है, तो कहीं भी लगा के चले जाते हैं सरकारी दफ्तर वाले। कैलिब्रेशन क्या होगा, पीरियोडिक ऑडिट्स होंगी नहीं होंगी, है ना। डिज़ाइन बाय डिज़ाइन ही इन्फोर्समेंट काफ़ी लैक्स है, और बाकी पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है कि नहीं शहर के उस हिस्सों में लगा दो जहाँ पे AQI अच्छा दिखाई दे, है ना। फिर बाकी बहुत सारे गरीबों के ऐसे पोल्यूटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, खाली अमीरों को फ़ायदा मिलेगा। लेटेस्ट एयर पॉलिसी की, एयर क्वालिटी की एक रिपोर्ट भी आई है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की। उसमें भी दिखाया गया कि अगर दिल्ली WHO के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर फॉलो करेगा तो दिल्ली में हर एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल से ज़्यादा की बढ़ जाएगी, 8.2 ईयर्स की। समझ रहे हो आप? तो ये GS पेपर 2 हेल्थ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो गया, अलॉन्ग विद GS पेपर 3 एयर पोल्यूशन, है ना। देखो 8 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अभी इंडिया में एक व्यक्ति अगर 70 साल जीता होगा तो 78 ईयर्स जीने लग जाएगा। सोचो कितनी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर ये सब हमें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया में एयर पोल्यूशन की गवर्नेंस के बारे में चीज़ें जैसे इंप्लीमेंट होती हैं, उन चीज़ों में हमें चेंज लाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर हमें ट्रस्ट इंस्पायर करने के लिए साइंस को फाउंडेशन की तरह इंश्योर करना चाहिए, सेंसर स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगाने चाहिए,
और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी सिर्फ नहीं करनी चाहिए। रियल टाइम टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल होगी जब हम रियलिटी के साथ चलेंगे, और इस हिसाब से हमें रैपिड अर्बनाइजेशन और साइंस को देखते हुए हमारी हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हम चलते हैं, वी नीड अ लॉ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स। ये भी अच्छा आर्टिकल है। देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में बात की। डोमेस्टिक वर्कर्स इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में आपको पता होगा एक पे डिफरेंशियल है। इंडिया में आप 1000-2000 रुपये में छोटी सिटीज़ में किसी भी डोमेस्टिक वर्कर को रख सकते हो, पूरे महीने भर वो काम करके जाएगी आपका जनरली, और यहाँ पर उनको पे भी आपको उतना नहीं करना, बाहर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। एंड उनको ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं, उनको ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको ईपीएफ कम कुछ मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए। कभी भी आप हटा सकते हो। बहुत बार तो लोग नोटिस दे, बहुत बार तो लोग पैसा खा जाते हैं इनका, बहुत बार इन लोगों को फिजिकल वायलेंस झेलना पड़ता है, बहुत बार इन लोगों को सेक्सुअल वायलेंस भी झेलना पड़ता है। इसलिए जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाओ जिससे डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट्स को बताया जाए कि ये राइट्स हैं भाई साहब जिनको आप नहीं तोड़ सकते, और एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस फ्रेमवर्क के अंदर देखें यहाँ पर, है ना। और कोर्ट ने इस कमेटी को बोला था कि आप 6 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को दीजिए, जो कि यहाँ पर अनक्लियर है, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। इंडिया में आप देखोगे लगभग 40 लाख से लेकर 4 मिलियन यहाँ पे बता रहे हैं, यानी 40 लाख मिनिमम यहाँ पर आपको ऐसे डोमेस्टिक वर्कर्स मिल जाएंगे। मेजॉरिटी इनमें से महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, और इनको बहुत सारे ऐसे जो मैंने आपको बोला फिजिकल सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड लेबर, ये सब देखना पड़ता है, और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत सारी माइग्रेंट इनमें से वर्कर्स होते हैं जिनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, और इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक कन्वेंशन भी दिया था 189, है ना। ILO के ऐसे 8 बेसिक कन्वेंशंस हैं। इन 8 बेसिक कन्वेंशंस में से इंडिया ने 6 साइन किए हैं, लेकिन इंडिया ने ये वाला कन्वेंशन रेटिफाई नहीं किया, साइन करके भी रेटिफाई नहीं किया, यानी हमारे पार्लियामेंट में ये पास नहीं हुआ है। बाकी बहुत बार ऐसे लॉज लाने की कोशिश की गई जो डोमेस्टिक वर्कर्स को हेल्प करें, जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स 2012 में बनाया गया, और इसने डिमांड किया कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाई जाए, है ना। और इस प्लेटफॉर्म ने इस लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट भी किया, डोमेस्टिक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, लेकिन ये पास ही नहीं हो पाया क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स एज अ वोट ब्लॉक बहुत पुअर है इंडिया में, और लॉबिंग वगैरह भी ये कितनी कर लेंगे। तमिलनाडु में आप देखो बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इस हिसाब से तमिलनाडु मैनुअल वर्कर एक्ट आया है, और इसमें रजिस्टर्ड वर्कर को बेनिफिट्स मिलते हैं, मैटरनिटी, पेंशन, एजुकेशन असिस्टेंस, लेकिन बहुत कम वर्कर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम वेज 37 to 39 पर आवर बताया गया है, लेकिन वर्कर्स को बहुत कम पे किया जाता है और पार्ट टाइम पे रखा जाता है। और इस वजह से आप देखोगे मदुराई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट का, इसने डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप स्पेशल लेजिस्लेशन इन वर्कर्स के लिए कंसिडर कीजिए। कर्नाटका में कर्नाटका में बैंगलोर है, तो वहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स की डिमांड भी होती है। तो कर्नाटका ने डोमेस्टिक वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल को अनाउंस किया 2025 में, जिससे डोमेस्टिक वर्कर्स की कंडीशन को रेगुलेट किया जाएगा। और देखिए एम्प्लॉयर्स को कंपलसरी बोला जाएगा आप रजिस्टर करोगे और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनके साथ करोगे, मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम पे, वीकली हॉलीडेज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई। बट क्या ये चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं 12 स्टेट्स में लगभग जिनको अपडेट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो मेंशन्ड प्रोविजंस हैं इनको ठीक तरीके से इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। एक वर्क बुक यहाँ पर हर एक एम्प्लॉयर को रखी जाए ट्राईपार्टाइट बोर्ड के थ्रू, जिसमें एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, स्टेट हो, और यहाँ पर इस वर्कबुक में यहाँ पर मेंटेन किया जाए कि क्या यहाँ पर बेसिकली नॉर्म्स हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंदर, 2013 के एक्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकें, ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएँ और इनको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि हाँ ये कंप्लेंट कर सकती हैं। और ये कंप्लेंट कमिटीज़ लोकल लेवल पर बनाई जाएँ, जो कि एक्ट में भी दी हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में लोकल लेवल कंप्लेंट्स कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बनाई जाए प्रॉपरली। हाउसिंग को भी इंश्योर किया जाए इन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। तो ये सब आपका GS पेपर 2 वल्नरेबल सेक्शंस, मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, बॉडीज़ फॉर वल्नरेबल सेक्शंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शंस, इसी GS पेपर 2 में इससे रिलेटेड है, सोशल जस्टिस के अंदर ही। राइट, तो ये सब वहाँ पे आप लिख सकते हो। डज इंडियाज़ 1.9 फर्टिलिटी रेट रिफ्लेक्ट रियलिटी? देखिए ये यहाँ पर बस इतनी छोटी छोटी सी भी चीज़ें बता रहे हैं कि इंडिया में आप देखोगे यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है 2025 की, इसके हिसाब से इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, यानी कि हर रिप्रोडक्टिव एज में हर एक महिला 1.9 बच्चों को जन्म देती है, यानी 2.1 को भी जन्म नहीं देती, तो रिप्लेस भी नहीं हो पाएगी पॉपुलेशन।
यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट से कम होगी, यानी आने वाले टाइम में पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन हो सकती है। लेकिन इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो एज ग्रुप है यहाँ पर, वो एज ग्रुप यहाँ पर लिमिटेड ही लिया जाता है। अब क्योंकि लोगों को चिल्ड्रन ज़्यादा बड़ी एज में आकर हो रहे हैं, है ना, चाइल्ड यहाँ पर डिले हो रहा है चाइल्ड बियरिंग, तो दैट्स वाई ये डेटा प्रॉपरली कैप्चर वैसे भी नहीं कर पाएगा कि क्या वाकई हम रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ गए हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी विमेन यहाँ पर बड़ी होकर थोड़ी सी उसके बाद चाइल्ड बियर करना प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड हो नहीं रहा है, लेकिन बड़ी एज ग्रुप्स में जाके हो रहा है। पहले 19-20 की एज में होता था, अब 28-30 की एज में हो रहा है ना। बाकी एक्सक्लूजन भी है, 15 से नीचे 49 के ऊपर चाइल्ड बियरिंग यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं की जाती। तो इससे ये प्रॉपरली पता नहीं चलेगा कि हम वाकई 1.9 तक पहुँच चुके हैं और उस हिसाब से हम स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ ये आपका जो टॉपिक था ये बेसिकली पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जीएस पेपर 1 में उससे रिलेटेड है। कहीं आपको पॉइंट काम आ जाए तो आप इसको डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। बाकी इसके साथ साथ थोड़ा सा हम चलते हैं, सी राजा मोहन का एक आर्टिकल मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन्ड एंड इकोनॉमिक पेज के अलावा। बेसिकली यहाँ पर ये इस आर्टिकल के साथ साथ ही मैंने एम के नारायणन वाला आपको साथ में एक्सप्लेन कर दिया था, मीडिएशन वाला, है ना। तो ये आपका इसी के साथ हो गया ओवरऑल डिस्कस। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन पेज में देखिए, पोस्ट दिवाली फार्म चैलेंज है। क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी थी पिछले साल तक, लेकिन अब क्या है, ग्लड सिचुएशन है। फूड इन्फ्लेशन नहीं है इस साल, ये मैंने देखने को मिला। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से भी ज़्यादातर क्रॉप्स अपनी एमएसपी के नीचे बिक रही हैं, यानी फार्मर क्या कर रहा है, एमएसपी के नीचे बेच रहा है, यानी डिस्ट्रेस सेल है, और डिस्ट्रेस सेल है तो फार्मर एक्सप्लॉइट हो सकता है। और अब इसलिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कंज्यूमर से अपना ध्यान हटाकर फार्मर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली आप देखिए बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, मेज़, सोयाबीन, कॉटन, बाजरा यानी पर्ल मिलेट जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ठंड में खाते हैं जनरली, अरहर, तुअर की दाल, पिजन पी यानी बहुत ज़्यादा जो बिकने वाली दाल है, सबसे महंगी बिकती है, मूंग की दाल, ग्रीन ग्राम जो कि उगती बहुत है ईस्टर्न इंडिया साइड लेकिन बिकती सस्ती है, ये बहुत अपने एमएसपी के नीचे बिक रही है ना। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो फार्मर उगाता है। जैसे सोयाबीन मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू में बहुत उगती है, मेज़ वगैरह आप देखोगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, हर साइड उग रही है। तो अगर फार्मर इसको कम में बेच रहा है यानी वाकई प्रॉब्लम है, और इसलिए हमें यहाँ पर फार्मर की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ट्रम्प ट्रेन गन्स ऑन वेनेजुएला, वाई नाउ मदुरोज ऑप्शंस, ये बेसिकली वेनेजुएला के क्राइसिस के बारे में, क्योंकि वेनेजुएला में आपको पता है रॉबर्ट मदुरो के खिलाफ यूएस की फॉरेन पॉलिसी रही है और रॉबर्ट मदुरो को यूएस यहाँ पर हटाना चाहते हैं, और इस वजह से यूएस जो है मिलिट्री प्रेजेंस अपना कैरेबियन सी में बिल्ड कर रहा है, और वेनेजुएलन बोट्स को स्ट्राइक करने के बाद मिलिट्री प्रेजेंस ज़्यादा अपने सोल्जर्स वगैरह को भेज रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं, और ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स वेनेजुएला से यूएस में आते हैं और इस वजह से यूएस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इंटरनल सिक्योरिटी की, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथराइज भी किया सीआईए को कि ये कवर्ट ऑपरेशंस करे इस कंट्री के अंदर, और $50 मिलियन की यहाँ पर प्राइस भी बताई है ताकि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जाए, निकोलस मदुरो को अरेस्ट किया जाए, है ना। तो ये मिलिट्री बिल्डअप बेसिकली आप देखोगे, मतलब वॉर ऑन ड्रग्स जो यूएस का एक एजेंडा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने इसका बहाना देकर बेसिकली रॉबर्ट मदुरो पर एक्शन लेने की कोशिश की, और ये बताया कि निकोलस मदुरो बेसिकली यहाँ पर अनपॉपुलर हैं, सिंगल मैन डिक्टेटरशिप हैं, डेमोक्रेसी को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट नहीं करते। साथ साथ में इसी टाइम पर मरिया कोरिना मकाडो को ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला जो वेनेजुएलन अपोजिशन में है, जिन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया था कि हाँ यूएस जो वेनेजुएला है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो पूरा यहाँ पर एक पॉलिटिक्स चल रही है, और बेसिकली अभी प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला जैसे तैसे स्ट्रगल कर रहा है और जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है। यूएस इतने सारे सैंक्शंस लगा रहा है, तब भी वेनेजुएला ऑयल बेच रहा है। वेनेजुएला ने अपनी खुद की एक बिटकॉइन पर करेंसी भी यहाँ पर लॉन्च की थी, क्रिप्टो करेंसी, तो उसके उसके बेस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब इकोनॉमी को अफलोट रखा। तो बेसिकली अब यूएस जो है उसका पेशेंस जो है दैट इज़ समहाउ डिक्लाइनिंग, और जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, इसके जो पेरेंट्स थे ये भी क्यूबन ओरिजिन के थे, उनकी फैमिली भी वहाँ पर कम्युनिस्ट रिजीम जो थी फीडल कास्ट्रो वगैरह इनके साथ यहाँ पर मतलब इनसे भाग कर आए थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, पर्सनल इम्पैक्ट है जो हमें समहाउ देखने को मिल रहा है। बाकी यूएस की बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है सीआईए के इंटरवेंशंस की, क्योंकि यूएस का वैसे तो ओरिजिनली यहाँ पर मुनरो डॉक्ट्रिन था जो कि लैटिन अमेरिका में ये कहता था कि यूरोप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि यूएस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है लैटिन अमेरिका में। लेकिन मुनरो डॉक्ट्रिन को बाद में इन्होंने अमेंड किया, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे, जिसे रूजवेल्ट कोरोलरी कहा जाता है। रूजवेल्ट कोरोलरी के हिसाब से
अब क्या कहा गया कि यूएस लैटिन अमेरिका में अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरफेयर कर सकता है। और रूजवेल्ट कोरोलरी देने के बाद, ये 1893 के आसपास रूजवेल्ट कोरोलरी देते हैं, उसके बाद 20th सेंचुरी में आके यूएस लगातार इंटरफेयर करने लगता है। जैसे पनामा एक अलग ही कंट्री बना देता है ताकि पनामा कैनाल का जो ओनरशिप एंड कंट्रोल रहे वो यूएस के पास रहे, और लगभग 50 साल तक इसका ये ओनरशिप रखते हैं अपने पास। CIA ग्वाटेमाला में यहाँ पर प्रेसिडेंट के खिलाफ कू करते हैं। इसके साथ साथ बे ऑफ पिग्स का इन्वेजन करने की कोशिश करते हैं 1961 में, जिसके बाद क्यूबन क्राइसिस डेवलप होता है सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में। फिडल कास्ट्रो को हटाने के लिए 1970s में चिली में मीडिएट करते हैं और साल्वादोर एंडे नाम के व्यक्ति को हटा देते हैं। कू वगैरह यहाँ पर किया जाता है, साल्वादोर एंडे हट जाते हैं, पिनोशे नाम के रूलर आ जाते हैं, NCRTs में मेंशन्ड है। अब इनकी जो डॉटर है साल्वादोर एंडे की, जिनको हटाया गया, मारा गया, इनकी डॉटर मिशेल बैचलेट आज के टाइम में एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिनको खुद शायद नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, एज फार एज आई कुड रिमेंबर। तो आप देखोगे ऐसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है यूएस के इंटरवेंशन की, CIA की, नॉट जस्ट इन दिस पार्ट बट ऑल्सो इन ईरान इन 1950s। तो मतलब ओवरऑल आप देखो CIA ने बहुत अच्छे खासे लेवल पर इंटरफेयर किया है। एक बार तो CIA ने अर्ली 20th सेंचुरीज में ऐसा भी किया था कि निकारागुआ में गए और वहाँ पर अपने वो सोल्जर्स बिठा के बैठ गए और बहुत साल तक वहीं बैठे रहे। तो they do this kind of thing because they consider that in Latin America these countries are less powerful, they can interfere। तो यहाँ पर इसलिए इस टाइप की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हो। एक यहाँ पर फ्रांस के लोवरे हाइस्ट के बारे में देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, लूव्र में ये एक हाइस्ट हुई है, मनी हाइस्ट जैसी। इनका एक म्यूज़ियम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, जहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग भी रखी गई थी, वहाँ पर चोरी हो गई। तो बिल्कुल धूम 2 टाइप की वाइब्स आ रही है यहाँ पर। और जो गैलरी आप देखोगे, गैलरी ऑफ अपोलो, वहाँ पर एक्सेस मिल गया एंड देन यहाँ पर चोरी वोरी हो गई 2 थीव्स में। और अब ये देखेंगे पूरा और जानेंगे कि क्या क्या कहाँ पर क्या क्या हुआ है। बस इतना सा काफ़ी है यहाँ पर। ये आप दिखा सकते हो कहीं भी ऐसे वगैरह में लिख के कि कल्चर, मतलब कितना कल्चरल थीव्स भी कितने हैं और कितना हमारा कल्चर सिक्योर है, कितना नहीं है, वगैरह वगैरह, राइट। बाकी एज सच आज बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं, करूर में CBI ने इन्वेस्टिगेशन ले ली। तो अब हिंदू वाले लेफ्टिस्ट हैं तो ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि देखिए करूर में जो स्टैम्पीड हुआ था, यहाँ पर टीवी के पार्टी ने रैली की थी उसके हिसाब से, तो ये गलत था। और स्टैम्पीड तो हुआ लेकिन CBI को ट्रांसफ़र करना और गलत था। तो ये हिंदू का लेफ्टिस्ट एजेंडा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल हम समझ लेते हैं कि देखिए CBI का जो जुरिस्डिक्शन है वो यूनियन के पावर है, क्योंकि CBI एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। और इनिशियली जब आया था तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। CBI को हालांकि पावर्स एक स्टैट्यूट से मिलती हैं आज के टाइम में, जिसे दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं, राइट। लेकिन जो पुलिस का फंक्शन है दैट्स अ स्टेट फंक्शन। इसीलिए स्टेट में तब जब भी कोई ऐसा क्राइम आता है किसी भी स्टेट में, तो उसको इमीडिएटली CBI के पास हैंड ओवर नहीं किया जाता, SIT वगैरह बनाई जाती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पर भी यही हुआ। लेकिन अगर डिमांड लोगों की आती है कि इस केस को CBI को ऑफर किया जाए, स्पेशल केस है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, स्टेट की पुलिस इसे हैंडल नहीं कर पाएंगी, ऐसे केस में स्टेट को खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सेंटर से CBI इंक्वायरी की मांग के लिए, CBI इंक्वायरी की डिमांड करनी पड़ेगी, है ना। और तब जाकर सेंटर CBI को ये केस दे सकता है, राइट। तो ऐसा इस केस में भी किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ इन चीज़ों पर भी बहुत बरसा है। होता क्या है, CBI को बहुत सारे ऐसे केसेस दिए जा रहे थे और CBI के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। 2022 के आसपास ये एलिगेशंस बहुत तगड़े हो गए, 2021-22 के आसपास, कि CBI पॉलिटिकली इंटरफेयर कर रहा है। जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वहाँ पर CBI, जो प्रेजेंट इनके पास ऑलरेडी केसेस इनको दे दिए गए हैं, वहाँ पर ऑपोजिशन वालों को तंग कर रहा है बैठ के और बीजेपी की हेल्प कर रहा है। इसलिए बहुत सारे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ने CBI से अपना जनरल कंसेंट छीन लिया था। अब देखो, हर एक केस के लिए स्टेट को कंसेंट देना पड़ता है CBI को, तो एक जनरल कंसेंट नाम की भी चीज़ आई धीरे धीरे, जिसके अंदर क्या होता है, स्टेट एक साथ काफ़ी सारे केसेस के लिए एक बार में CBI को जनरल कंसेंट दे देता है। अब CBI को हर एक केस के लिए अलग से स्पेसिफिक कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं, खाली जनरल कंसेंट से काम बन जाएगा। तो स्टेट्स ने, बहुत सारों ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया, है ना। मुद्दा गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड रखा कि हाँ स्टेट्स की मर्जी है, क्योंकि पुलिस, एक बेसिक पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है ना पुलिस का, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है इंडिया में।
7th शेड्यूल के हिसाब से आर्टिकल 246 के डिटेल्स के हिसाब से, जहाँ पर ये 3 लिस्ट दी गई हैं। यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 है, स्टेट लिस्ट स्टेट 2 है, और लिस्ट 3 है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, उनके हिसाब से ये स्टेट का पार्ट है। इसके साथ साथ देखिए एक अभी का जो लेटेस्ट वाला केस है, इसमें भी यही कंट्रोवर्सी आई कि पॉलिटिकल एंगल्स के लिए दिया गया, प्राइमा फेसी कुछ नहीं था। इस अक्टूबर 16 के ऑर्डर में, 2025 के ऑर्डर में जस्टिस महेश्वरी ने यहाँ पर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी वर्सेस सुशील कुमार के केस में खुद यहाँ पर नोट किया कि पब्लिक ऑर्डर जो एंट्री 1 है एंड पुलिस 2 एंट्री 2 है, ये स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2 शेड्यूल 7 में। इस हिसाब से यहाँ पर स्टेट की मर्जी है कि सीबीआई को केस दें या ना दें। बाकी थोड़ी बहुत सीबीआई की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए, सीबीआई एज अ बॉडी के बारे में। और हमारे यहाँ पर जो इंटरपोल होती है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल पुलिस, जिसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस में, तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल पुलिस है इससे भी कोऑर्डिनेट हमारे नेशनल लेवल पर सीबीआई ही करता है, राइट। बाकी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए, इनका डिजिटलाइजेशन वगैरह के बारे में मैं फिर कभी आपको समझा दूँ। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए। कुछ बाकी आईआर की छोटी मोटी न्यूज़ है। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान के सिंध में मलखरा नाम का कुछ होता है, यहाँ पर रेसलिंग वगैरह होती है, तो मलखम से रिलेटेड ही है, तो ये आपको ध्यान रह जाएगा। ट्रंप और पुतिन की बुडापेस्ट में समिट हुई है, और क्योंकि ये फिर यूक्रेन वॉर के ऊपर भी कुछ ना कुछ पीस लाने की कोशिश करेंगे। लगता है डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज़ का सपना अभी भी ज़िंदा है, तो इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी गज़ा ट्रूस जेडी वैंस ने बोला है कि ये ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेड तरीके से चल रही है। बाकी यहाँ पर आप देखिए, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन को प्रेसिडेंट ऑफ द रिच कहा जा रहा है, और लगातार प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले रिज़ाइन कर दिया था। नाइजीरियन मोनार्क जो है, इन्होंने ऑयल जाइंट की खिंचाई कर दी है इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंटल एथिक्स जीएस पेपर 4 में जहाँ पर आता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इसे थोड़ा सा लिख सकते हो। 1970s में आप देखिए यहाँ पर ये ग्रो हुए, बुबाराय डकोलो, सो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ये आप देखेंगे कि ये मतलब बताया जा रहा है कि कैसे ये डकोलो जो थे ज़्यादा 1970s में कितनी ज़्यादा 20 किलोग्राम्स ऑफ फिश मिनट्स में कैच कर रहे थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ प्रेसिडेंट बनने के बाद ये उतनी फिश ही नहीं है, शेल वो नहीं है, और शेल वाले एनिमल्स भी कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऑयल जाइंट्स का इसमें मेजर रोल है। ऑयल स्पिल हो जाता है, और जो रिवर्स वगैरह, ओशंस वगैरह लिविंग होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक्शंस लेने की कोशिश की है शेल कंपनी के ऊपर। शेल कंपनी दुनिया की एक प्रोमिनेंट कंपनी है, तो ये आप इन्वायरमेंटल जस्टिस और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में एथिक्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट, लाइक, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज्वाइन करके। थैंक यू।